हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि आपके इंटर परीक्षा के लिए जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी होता है, वही मॉडल पेपर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करवाएंगे। आपके जानकारी के लिए दोस्तों बता दें, अगर आप ऑफिशियल मॉडल पेपर को कर लेते हैं तो लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जो है सेम टू सेम पूछ देता है। अगर दोस्तों मान लेते हैं आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े, अभी तक पॉलिटिकल साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं किए, तो दोस्तों आप गारंटी रखिए, अगर आप इन सभी मॉडल पेपर को, टोटल आपका 10 सेट है और 10 ही सेटों को अगर आप कर लेते हैं, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि लघु और दीर्घ को भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी करेंगे। अगर आप इन दोस्तों सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि 60 से 70% क्वेश्चन जो आप आराम से कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा, अगर आप इनको देख लेते हैं बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो, और जो पढ़े हैं तो उसका रिवीजन हो जाएगा फटाफट। तो आपको क्या करना है दोस्तों, फटाफट मेरे साथ साथ सभी का आंसर देना है, आराम से आंसर देते हुए चलिए, फिर उसके बाद आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक देखना है और ध्यान रखिएगा, आज ही आपका सेट 1 है, इसी तरीके से सेट 10 तक हम लोग चलेंगे, यानी कि ये पार्ट 1 है और इसी तरीके से हम लोग 10 पार्ट को करेंगे। आपको 10 पार्ट को देखना है, तभी दोस्तों आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉलिटिकल साइंस का आज पहला वीडियो है, इसी तरीके से हम लोग हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का सभी का करवाएंगे। फिलहाल अभी आप पॉलिटिकल का कीजिए, सभी विकल्प का चयन करते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। टोटल 40 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा और 40 में से आपको 40 सही लगाना है, बिल्कुल 100% करेक्ट लगाना है। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा आपको दोस्तों, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1949, 1950, 1951, 1952। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1950। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में जो निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 1950 में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। मंत्रिमंडल में जो सबसे पहला शिक्षा मंत्री था वो अबुल कलाम आजाद था। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मेरे साथ साथ आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। कभी कभी आपको देखिए डेट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका डेट, भारत में जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था वो 25 जनवरी को हुआ था। ध्यान रखिएगा कब, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो एक चीज को ध्यान रखना, कभी कभी आपका डेट पूछ लिया जाता है। उसके बाद भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री वो अबुल कलाम आजाद थे। वहीं पर अगर आपको पूछ देगा, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था। ये क्वेश्चन में बहुत लोग क्या करते हैं 63 लगाते हैं, इसका राइट आंसर जो है वो 1962 होगा। ठीक है, पहला जो चुनाव हुआ था दोस्तों वो 1951 से लेकर के 1952 के बीच हुआ था। आपको पहला चैप्टर का थ्योरी में बिल्कुल अभी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन वो पढ़ाया जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो पहला जो दोस्तों यानी कि पहला जो चरण हुआ था वो 1951 से लेकर के 1952 के बीच हुआ था, लेकिन इसको 1952 ही कहा जाता है, यानी कि जो पहला चुनाव हुआ था आम चुनाव 1952। वहीं पे दोस्तों दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1957। दूसरा क्या हुआ था 1957। ठीक है, और तीसरा जो हुआ था दोस्तों वो आपका हुआ था 1962। ये चीज को ध्यान रखेंगे, तीसरा आपका 1962, दूसरा 1957 और दोस्तों पहला जो है 1952। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में देना है तो आपको 1951 से लेकर के 1952 लिखना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली उसको माना गया 1952 ही। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरी लोकसभा का चुनाव हुआ था और आम चुनाव में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आम चुनाव अगर पूछता है तो लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको जवाहरलाल नेहरू ही आंसर लगाना है, क्योंकि चाहे आम चुनाव पूछे कोई भी पूछे, पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था, 1962 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का 29वां राज्य कौन सा है, और आप ये भी बताएंगे अभी प्रेजेंट में टोटल कितने राज्य हैं। देखिए वैसे अगर अभी बात करेंगे तो टोटल जो है हम लोगों के पास 28 राज्य है। ठीक है, भारत में टोटल कितने राज्य, 28 है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जब भी पूछेगा 29वां राज्य ही पूछेगा, क्योंकि ये जो राज्य बना था वो 29वां ही बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो 370 आने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको पूछेगा तो आपको 9 आंसर देना है। वहीं पे दोस्तों अगर आपको पूछेगा कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना है, लेकिन अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो राज्य है वो 28 है। आपको आंसर में 28 ही लगाना है, वर्तमान अगर राज्य पूछे, टोटल राज्य पूछे, लेकिन 29वां राज्य के बारे में पूछेगा 29वां राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 9 है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा है, इसलिए ध्यान से अच्छे से करेंगे। और जो तेलंगाना का राजधानी है वो क्या है, फटाफट बोलेंगे तो बिल्कुल इसका राजधानी आपका हैदराबाद है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। अब देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब क्या हो गया कि एक प्रकार का दो राष्ट्र, यानी कि जब भारत को आजादी मिली थी, तो आपको मालूम होना चाहिए भारत को आजादी मिलने के बाद, जैसे कि आजादी मिलने के बाद बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो दो देश का निर्माण हो गया, एक आपका पाकिस्तान में उस समय दो देश था, पश्चिमी और पूर्वी, और इधर एक भारत था। तो ये दो देश का निर्माण था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो निम्न जाति के लोग थे, जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम में जाना चाहते थे, जो हिंदू थे वो हिंदू में यहाँ रहना चाहते थे। अब इधर उधर से लोग बहुत जो है तालका मचाने लगे, जो अल्पसंख्यक थे उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी। फिर दोस्तों आपका जो
जो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो जाना नहीं चाहते थे पाकिस्तान, तो इस प्रकार का जो है सारा चीज होता था। ठीक है, तो द्विराष्ट्र जो सिद्धांत का प्रतिपादन है एक प्रकार का बोल सकते हैं वो मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। तो क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग ऑप्शन नहीं है, तो आपको जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के समय ही ये हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ही मुस्लिम लीग का सदस्य था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को एक एक करके आंसर लगाते हुए चलेंगे। और बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा छठी योजना, जो कि 1980 से लेकर के 85 में चला था। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? वो है छठी योजना, जो कि 1980 से लेकर के 85 तक चला था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना है वो कब हुई थी? बिल्कुल 7 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा 1980 में। कभी कभी आपको डेट पूछ लिया जाता है तो आपको लिखना है 6 अप्रैल 1980। क्या लिखना है? 6 अप्रैल 1980 में। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये चीज को ध्यान देंगे आप, बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर तेलंगाना होगा, बहुत बच्चे उत्तरांचल लगा देते हैं, गलती नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? सहकारी दूध उत्पादन का जो आंदोलन है वो भारत में कहां पर शुरू हुआ था? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है क्या हो जाएगा? गुजरात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? आपको मालूम होना चाहिए एक समय ये भी क्रांति हुई थी, यानी कि आजादी के जस्ट बाद, कि लोगों को भाषा के आधार पर बात यानी कि बांटा जाए, भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होया जाए। और आंध्र प्रदेश के लोगों ने बहुत ज्यादा आंदोलन किया था इसके रिगार्डिंग, बहुत ज्यादा। यहाँ के जो नेता थे वो भी आंदोलन कर रहे थे इस चीज का बहुत ज्यादा। तो लास्ट में मजबूरन 1953 में एक कानून पास होता है जिसमें आंध्र प्रदेश का जो है गठन होता है। ठीक है, तो किस भाषा के आधार पर, ये सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। 9 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है तेलुगु भाषा, यानी कि ऑप्शन डी। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का जो है गठन हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत है जिसमें 7 सिस्टर स्टेट है, यानी कि 7 बहनों वाला जो राज्य है उसमें से निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों पंजाब हो जाएगा। बहुत ही इजी बात है, पंजाब जो वो दिल्ली का तरफ है, पंजाब आपका हरियाणा दिल्ली में है, और केंद्र शासित प्रदेश आपका बंगाल की साइड में है, पूरब में है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पंजाबी होगा। यही नहीं है, नहीं यहाँ पर दिया, नहीं को ध्यान देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे वो कौन से समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? सिंधु नदी समझौता, या फिर शिमला समझौता, या फिर भारत एक समझौता, या भारत पाक समझौता, या फिर ताशकंद समझौता? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ताशकंद समझौता। यानी कि जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, प्राइम मिनिस्टर, वो जो है ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? पंडित नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है पंडित नेहरू। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा पंडित नेहरू। भारत की जो विदेश नीति का निर्माता है वो पंडित नेहरू को ही माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिल्कुल 13 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1998 में। ठीक है, तो भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है वो 1998 में किया गया था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? हम लोग जानते हैं 1971 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 16 दिसंबर 30 अक्टूबर 2 डेट दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, आप आराम से आंसर दीजिए। 14 का राइट आंसर बिल्कुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। यहाँ पर जो है डेट आपका गलत दिया हुआ 1971, तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो है 26 मार्च होना चाहिए। ठीक है, मार्च के महीने में हुआ था 26 मार्च। तो बांग्लादेश का जो उदय है वो 26 मार्च को हुआ था, ये चीज ध्यान रखेंगे, और 1971 में हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ था, पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, बाद में इसको बांग्लादेश बोला गया। ये चीज आप ध्यान देंगे। और दोस्तों इसी चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन भी कराया जाता है, यानी कि पूरा थ्योरी को पढ़ाया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ाया जाता है। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 से नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के, पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट में जाकर के, वहां पर चैप्टर बाय चैप्टर सारा चीज दिया हुआ है, यानी कि पूरा थ्योरी को पढ़ाया हुआ है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाके जरूर देखेंगे, इसी चैनल पर है। ठीक है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। थ्योरी को पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, पूरा कहानी आपको समझ में आएगा, पूरा इतिहास आपको समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या था, और आपको डेट वगैरह भी अच्छे से समझ में आएगा, और कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का जो है उल्लंघन किया था? पाकिस्तान, या फिर आपका चीन, या फिर सोवियत संघ, या फिर अमेरिका? यहाँ पर जो है पश्चिम पाकिस्तान लिखा गया है। ठीक है, पश्चिम पाकिस्तान। तो ध्यान देंगे 15 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा चीन। तो 1962 में जो है चीन ने आक्रमण किया था भारत पर, पंचशील संधि का उल्लंघन किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील संधि जो है वो किसके साथ है? वो चीन के साथ है। ध्यान देंगे पंचशील संधि चीन के साथ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? ये जो पोखरण परमाणु परीक्षण है वो भारत के कौन से राज्य में हुआ था? गुजरात में, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी। राजस्थान में जो है पोखरण परमाणु परीक्षण का यानी कि पोखरण परमाणु परीक्षण भारत में हुआ था। कौन से राज्य में? राजस्थान में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था? 1972 में जब बांग्लादेश आजाद हो गया था पाकिस्तान से, तो उस समय जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता का नाम क्या है? इसके जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है शिमला समझौता, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो 1972 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच है शिमला समझौता हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 18 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन ए। तो 1959 में स्वतंत्र पार्टी जो है वो सी राजगोपालाचारी ने बनाई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखे। कांग्रेस, जनता पार्टी, सीपीआई या फिर स्वतंत्र पार्टी। तो 1970 में जो आम चुनाव हुआ था उस समय विजय पार्टी जो है कौन थी? कौन सी पार्टी है जो कि विजय प्राप्त की थी, जो जीती हुई थी, बहुमत प्राप्त की थी? 19 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है जनता पार्टी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी वगैरह आ गई थी और उसके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग भड़के हुए थे और जनता पार्टी का गठन हुआ था। लेकिन ये जनता पार्टी भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा। इसका पहला जो प्रधानमंत्री था वो मात्र 18 महीने तक टिका था। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पार्टी, छोटा छोटा पार्टी मिल गया था। बाद में उन्हीं पार्टियों के बीच जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं कि विरोध होने लगा। ठीक है, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश? तो तारी विरोधी जो आंदोलन है वो किस राज्य से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। तो तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिपकू आंदोलन से, या फिर तारी विरोधी आंदोलन से, या फिर टिहरी बांध आंदोलन से? तो 21 का जो राइट आंसर हो दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो मेधा पाटेकर का जो नाम है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? भारत पाक, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश या फिर भारत नेपाल? तो फरक्का समझौता का जो संबंध है इनमें से किससे है? 22 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है भारत बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन सी। तो फरक्का समझौता किससे संबंध है? भारत बांग्लादेश से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा में, कावेरी में, गोदावरी में, सतलज में? 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सतलज, यानी कि ऑप्शन डी। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? वो सतलज नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना था? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर गुलजारी लाल नंदा या फिर मोरारजी देसाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो नेहरू के निधन के बाद, मृत्यु के बाद उनका जो राजनीतिक उत्तराधिकार है वो कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री बना था। ठीक है, 24 का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सीटो यानी कि SEATO, सीटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? मैंने आपको पढ़ाया शीत युद्ध का दौर में भी हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में लगभग चैप्टर 1 से लेकर के 3-4 तक सीटो और सेंटो के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक सीटो हो गया आपका, एक सेंटो हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीटो और सेंटो, इसका जो संस्थापक है वो कौन सा देश है? अमेरिका है, सोवियत संघ, चीन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका अमेरिका होगा, क्योंकि सीटो सेंटो के माध्यम से अमेरिका जो है सभी यूरोपीय देश को मिलाना चाहता था, सिर्फ इसीलिए ताकि सोवियत संघ को हराया जाए। और क्योंकि सीटो कोई भी संधि जो बनाया जाता है, कोई भी संधि, कोई भी संगठन बनाया जाता है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि इन देशों में से, यानी कि जितने भी उस संगठन में देश शामिल था, उन देशों में से अगर किसी एक देश पर भी हमला होगा तो सभी देश मिलकर के उस पर हमला करेंगे, क्योंकि उसको समझाया जाएगा कि आप लोगों ने हम पर हमला किया। यही होता है एक संधि का मतलब, संगठन का मतलब। तो सीटो सेंटो अमेरिका निकाला था, वही पे सोवियत संघ जो है वो क्या निकाला था दोस्तों? वर्सा संधि, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है, ताकि एक ऑब्जेक्टिव से 2-3 ऑब्जेक्टिव बन जाए। थोड़ा सा लेंथी वीडियो बनता है बट नॉलेज ही मिलता है, कोई फालतू बकवास नहीं होती। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से कंसिस्टेंसी होकर देखिए। मेरे प्लीज जो भी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं उसको एक साइड कॉपी कलम लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इनमें से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? कौन सा एक गुट निरपेक्ष जो कि आंदोलन के जनक नहीं है? सुकर्नो, आराफात, मार्शल टिटो या फिर पंडित नेहरू? तो 26 का जो राइट आंसर है बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आराफात, यानी कि ऑप्शन बी। तो इनमें से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? आराफात। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? सोवियत संघ ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, ग्रेट ब्रिटेन ने? तो दो ध्रुवीय विश्व में जो पूर्वी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, तो दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो सोवियत संघ ने किया था, पूर्वी का। अब पश्चिमी का अमेरिका ने, पूंजीवादी अमेरिका ने।
अमेरिका पूंजीवादी को चाहता था, सोवियत संघ साम्यवादी समाजवादी को चाहता था। पूंजीवादी का मतलब क्या हुआ? पूंजीवादी का मतलब हुआ आपका प्रॉपर्टी का मालिक आप खुद है, और समाजवादी का मतलब हुआ, समाजवादी साम्यवादी का मतलब हुआ कि आपका प्रॉपर्टी का मालिक जो है राज्य सरकार है, यानी कि सरकार है। चीजें समझ में आ रही है आपको? 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है यार। 28 का बहुत बच्चे क्या करते हैं 1945 लगाते हैं, 46 लगाते हैं, 47 लगाते हैं। आपको जो लगाना है वो 1945 लगाना है। ऑप्शन में आपका दो तरीके से दिया रहता है। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो कभी कभी दे देता है द्वितीय विश्व के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के जस्ट बाद शीत युद्ध जो है वो शुरू हो गया था। समझ गए? शीत युद्ध जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही शुरू हो गया था। तो ऑप्शन में अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रहे तो वो दीजिएगा, या फिर 1945 दीजिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 50। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पहला चैप्टर, हाँ पहला चैप्टर में नहीं, दूसरा चैप्टर में है, पॉलिटिकल साइंस का दूसरा भाग में, एक दलीय प्रभुत्व का दौर में है कि भाई कि इंडिया जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर जो राज्य है वो 29 है, और अमेरिका में छोटा है, वहां पर ज्यादा राज्य है। कैसे, क्यों है आखिर ऐसा, और इंडिया में ऐसा क्यों है? वो क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आपको करवाऊंगा एक्सप्लेनेशन में, बिल्कुल टेंशन मत दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सोवियत संघ। ठीक है, ब्रेजनेव जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के थे। ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका कितना? 31। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1957, 1958, 1959। तो 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा 1956 में। तो अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना है 1956 में हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यहाँ पर अस्थायी सदस्य की बात हो रही है, यानी कि परमानेंट। कौन परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी कि सुरक्षा सदस्य का? आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया सुरक्षा सदस्य क्या होता है, सुरक्षा परिषद क्या होता है, अस्थायी क्या होता है, अस्थायी क्या होता है, चैप्टर 6 में पॉलिटिकल साइंस का। नहीं देखे एक्सप्लेनेशन, उसको जाके देखिए, पूरा थ्योरी उसमें पढ़ाया हुआ। ठीक है, 32 का जो राइट आंसर है आप आराम से दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका इटली है। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन है, अमेरिका है, और आपका एक और राज्य क्या? फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, एक रूस। ये टोटल 5 है, बाकी इटली नहीं है। भारत को जो है अस्थायी सदस्य बनाने का मांग उठा था और बहुत लगभग कंप्लीट ही होने वाला था, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गया कि भारत को जो है अगर उसमें शामिल करेगा तो आपका इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फिर आपका अफ्रीका में कई देश हो गया, वो भी चाहेगा कि भाई हमको भी लो। जापान भी चाहेगा हमको लो, क्योंकि जापान हम लोगों से कहीं ना कहीं हर चीज में आगे है जापान। तो इसीलिए जो है एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण इंडिया को जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत को आखिर क्यों नहीं शामिल किया जाता है परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य में। बस यही एक रीजन बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बस सिर्फ आप ध्यान से पढ़िए। सार्स के सबसे बड़े देश का नाम बताएं। श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो 33 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल सबसे बड़े देश, सार्स के सबसे बड़े देश का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। सार्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन, एस से होता है साउथ, ए से होता है एशियन, और ए से आपका होता है एसोसिएशन। ठीक है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो ध्यान देंगे आप लोग, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, उसके बाद लास्ट में आपका है कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सार्स के सबसे बड़े देश का नाम बता रहा है, तो सार्स में जो है टोटल एक भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और मालदीव। ये टोटल देश है और उसमें से जो सबसे बड़ा देश है वो भारत है, इसलिए राइट आंसर सार्स में सबसे बड़े देश का नाम भारत होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण जो है कब किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका पर जो आतंकवादियों द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, 2003, 2004, 2001, 2005, हाल ही में किया गया है, लगभग यानी कि 20-22 साल पहले। बिल्कुल 34 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2001, यानी कि ऑप्शन है। 20-22 साल बोले तो समझ में आना चाहिए ना यार। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2001। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए पर जो आतंकवादियों द्वारा आक्रमण किया गया था वो 2001 में किया गया था। 34 का राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसके बारे में भी बहुत अच्छा पढ़ा है कि पहला खाड़ी युद्ध नाम क्यों पड़ा, पहला खाड़ी युद्ध क्या होता है, दूसरा खाड़ी युद्ध क्या होता है। ठीक है, और पहला खाड़ी युद्ध कब हुआ, सब कुछ डिटेल्स में बताएं दोस्तों एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में जरूर देखिएगा। 35 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा 1990। तो पहला खाड़ी युद्ध जो है वो 1990 में लड़ा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1987 हो जाएगा। शांति सेना जो है भारत श्रीलंका में कब भेजी थी? 1987 में। मुझे लगता है ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नहीं, बिल्कुल ये राइट आंसर आपका 1987 राइट आंसर है, क्योंकि 1987 लेकर के 1990 तक
भारतीय यानी कि अपने भारतीय जो श्रीलंका में था, शांति सेना जो भारत से गया हुआ था वो 1987 में गया था और 1987 लेकर के 90 तक था। फिर जो है भारत के द्वारा उन्हें वापस ले लिया गया था, क्योंकि नेपाल वाले सोच रहे थे कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों पर एक प्रकार का बोल सकते हैं जबरदस्ती है। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। यहाँ पर कुल सदस्य के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बिल्कुल हो जाएगा, वो है 15। कुल सदस्य जो है 15 है, 5 अस्थायी है और 10 जो है वो अस्थायी है। ठीक है, यानी कि टेम्परेरी, जो कि 2 साल के लिए चुना जाता है और 2 साल के बाद फिर इसको दोबारा तुरंत नहीं चुना जाता, फिर कुछ सालों के बाद चुना जाता है। जैसे भारत अभी उसका सदस्य है, हो सकता है खत्म होने के बाद फिर दोबारा तुरंत ना चुना जाए, उसको फिर कुछ साल बाद चुना जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि नहीं थी। यानी अस्त्र नियंत्रण संधि निम्न में से कौन सी संधि थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। यानी कि में से कौन सा संधि है जो कि अस्त्र नियंत्रण यानी कि जो हथियार है उसका नियंत्रण के लिए वो संधि बनाया गया था। एक अस्त्र परिसीमन संधि द्वितीय, एक सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, एक परमाणु प्रसार संधि। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है, और 37 का मैंने आपको डी बताया, 37 का क्वेश्चन का। हाँ, सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते, जिसको हम लोग बोलते हैं BWC पर हस्ताक्षर किए गए, यानी कि जैविक हथियार समझौता जो एक हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं BWC, तो इस पर जो हस्ताक्षर किए गए टोटल कितने देशों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वही 155 देशों के द्वारा। ठीक है, हो सकता है अभी बढ़े, लेकिन आपको फिलहाल ये 155 ही लगाना है क्योंकि किताब में आपका यही दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का जो सामान्य अर्थ है नॉर्मली उसका अर्थ क्या होता है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो एकीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन। तो वैश्वीकरण का जो सामान्य अर्थ है वो एकीकरण होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया है। उसके बाद देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि लघु उत्तरीय है, 1 से लेकर के 10 तक लघु उत्तरीय है यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जिसको बोलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपका दीर्घ क्वेश्चन भी है, जैसे कि दे सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप अभी भी ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पहले तो आपका मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाला करवा के फिर आपका जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, एक वीडियो में सारा चीज को नहीं करवाएंगे, इससे क्या होगा फिर आपका जो है वीडियो भी लेंथी बन जाएगी। और बहुत बच्चे हैं जो कि इस चीज का शौकीन है, वो चाहते हैं कि नहीं हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, तो आराम से सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप आराम से सभी ऑब्जेक्टिव को 40 का 40 को देखिए। इसी तरीके से टोटल 10 वीडियो आएगा, 10 वीडियो को देखिएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज एक बार जम करके व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम में एक बार मेरी खातिर प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आप लोग बहुत बच्चे हैं जो कि शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को देखने के बाद छोड़ देता, पता नहीं क्या। वीडियो को लाइक कीजिए यार, मोटिवेट मिलता है, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, एक्सप्लेनेशन पूरा यार आर्ट्स के लिए कितना मजे के साथ पढ़ा रहे हैं। बस आप लोग पढ़िए अच्छे से और मार्क्स का टेंशन मत दीजिए, बस पढ़ते जाइए, मार्क्स मिलेगा ही। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को लाऊंगा कि 100% मार्क्स आएगा। ठीक है, चलिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगे प्लीज बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।